दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसका नाम है एंधम वेदम। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपका मनोरंजन भरपूर कर देगी। इसमें आप देखेंगे एक मॉडर्न लड़की को एक बॉक्स मिलता है, जो कि उसे साउथ के एक मंदिर में पहुंचाना है। वो उससे पीछा छुड़वाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन वो बॉक्स उसका पीछा छोड़ता ही नहीं। फिर जब तंग आकर वो लड़की उस बॉक्स को डिलीवर कर देती है, तो फिर कुछ ऐसा होता है कि वो उस गांव से बाहर निकल ही नहीं पाती। पूरी सीरीज देखना आपको मजा आएगा। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। समय है 1972 का। साउथ की मदुरई डिस्ट्रिक्ट में खुदाई चल रही थी। जमीन में से मंदिर के अलावा और भी बहुत कुछ निकलता है, जैसे कि सिक्के, मानव अवशेष वगैरह वगैरह। तभी दो लड़कियों को कुछ अजीब सी चीज मिलती है, जो कि एक कपड़े के अंदर लिपटी हुई थी। फिर वो लड़कियां वो चीज लेकर अपने सर को दिखाती हैं, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। फिर वो उसको खोलकर देखते हैं और उसमें जो मैसेज लिखा हुआ था उसको पढ़कर सुनाते हैं। वो बताते हैं कि ये कोई प्रेडिक्शन है किसी ईश्वर मणि नाम के साधु की। उन्होंने लिखा है कि जब शुक्र, गुरु, शनि और मंगल ये सभी ग्रह सूर्य से विपरीत भाव में एक सीधी रेखा में आ जाएं, तब होगा एक चमत्कार। ग्रहों का सीधी रेखा में आना हजारों साल में एक बार होता है। इसमें एक और बात लिखी है कि जो 4 है वो 5 होंगे। चित्र के अकॉर्डिंग फिलहाल 4 वेद हैं, जो आने वाले समय में 5 हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी की गोद में भी एक छोटा सा बालक है। ऐसा चित्र मैंने पहले कभी नहीं देखा। 5वें वेद से जुड़ी कई थ्योरी हैं और कई बार आर्गुमेंट्स भी हो चुके हैं। आज से 50 साल बाद द रियल पंचम वेदम कुड बी ए रियलिटी। अब कहानी आती है 2024 में। मौसम खराब था और एक कार के अंदर मानव नाम का व्यक्ति कहीं जा रहा था। उस समय वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और बोल रहा था कि मैंने जिसको भी ये स्टोरी सुनाई है वो जिंदा नहीं बचा। मैं अभी की अभी न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट ले रहा हूँ, फिर वहाँ पर पहुँचकर बात करूंगा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो बची कुची ह्यूमैनिटी 2 महीने में खत्म हो जाएगी। उस समय कोई और उसका पीछा कर रहा था। तभी मानव अपने घर पहुँच जाता है और घर का दरवाजा खोलने के बाद जैसे ही कार के अंदर बैठता है तो एक स्ट्रेंजर उसको जान से मार देता है। फिर वो मानव का लैपटॉप और डायरी उठाकर ले जाता है। ये है अनु पंचमवेदी, जो कि इस समय वाराणसी में है। ये दिन है प्रेडिक्ट डेट से 16 दिन पहले का। जब ये गंगा से स्नान करके बाहर आती है तो कोई फोटोग्राफर इसकी फोटो खींचता है, लेकिन ये उसे फोटो खींचने से मना कर देती है। दरअसल अनु यहाँ पर अपनी माँ का पिंडदान करने के लिए आई थी। फिर पिंडदान करने के बाद ये अपने पापा को फोन करती है, जो कि विदेश में रहते हैं, और कहती है कि आपको भी पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आना चाहिए था। आप माँ के अंतिम समय में भी उनके साथ नहीं थे, इसलिए मैंने आपका भी पिंडदान कर दिया। आई हेट यू। दरअसल जब ये छोटी थी तभी इसके पापा काम करने के लिए विदेश चले गए। अब ये छोटी से बड़ी हो गई, लेकिन इसके पापा अभी तक वापस नहीं लौटे। फिर अनु वाराणसी को अच्छे से एक्सप्लोर करती है। फिर जब वो मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाती है तो एक आदमी अपने कैमरे में इसकी फोटो खींचने लगता है, लेकिन जैसे ही अनु की नजर उस पर पड़ती है वो वहाँ से भाग जाता है। फिर अनु उसका पीछा करने लगती है। बनारस की पतली गलियों से होता हुआ वो आदमी काफी दूर तक भागता है, लेकिन तभी छोटा चेतन अपनी लात अड़ाकर उसको गिरा देता है। फिर वो आदमी अपना कैमरा वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। तभी छोटा चेतन वो कैमरा उठा लेता है और अनु को सौंप देता है। फिर अनु उसके अंदर खींची हुई फोटो चेक करती है, लेकिन कैमरे में मेमोरी कार्ड था ही नहीं। फिर अनु वो कैमरा छोटा चेतन को देकर कहती है, ये मेरा कैमरा नहीं है, उसी का है। तभी छोटा चेतन अपनी पॉकेट से उसी कैमरे का मेमोरी कार्ड निकालता है और अपने लैपटॉप में लगाकर अनु की फोटोज कॉपी कर लेता है। अगले सीन में हम रमाकांत शास्त्री को देखते हैं, जो कि एक होटल का मालिक था। ये कई दिनों बाद अपने होटल में वापस आया है। फिर इनका नौकर बताता है कि कल 2 लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं और जो आपने वेल्डिंग वाले बुलाए थे वो भी शाम को आ जाएंगे। दूसरी तरफ अनु अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। उसका फ्रेंड राकेश बताता है कि कल पांडिचेरी में तुम्हारा ऑडिशन है, कुछ भी करके जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाओ, वरना इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। अनु कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं पहुँच जाऊंगी। तभी वही लड़का जो घाट पर अनु की फोटो खींच रहा था, अनु से बिना पूछे उसकी फोटो खींचने के लिए उससे माफी मांगता है। वो अनु के साथ वाले रूम में ही रुका हुआ था। अनु भी उसे माफ कर देती है, क्योंकि आज वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ रमाकांत शास्त्री जब सो रहा था तो अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है कि अब तुम्हारा कर्तव्य पूरा करने का समय आ गया है।
वो लड़की यहाँ पर आ गई है, इसलिए वो संदूक उसे सौंप दो। तभी एक छोटा लड़का अनु के पास आता है और कहता है कि बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। फिर अनु उनसे मिलने के लिए जाती है। फिर अनु उनको रूम का रेंट देने लगती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझे रेंट नहीं चाहिए, तुम बस अपनी पंचमा वेदी परंपरा का कर्तव्य निभाओ, क्योंकि तुम्हारे वंश के लोगों को कुछ विशेष कार्यों के लिए ही चुना गया था। मेरा नाम है रमाकांत शास्त्री और विधि ने मुझे एक संदूक को सुरक्षित रखने के लिए चुना था। अब उस संदूक को सुरक्षित यहाँ से ले जाना तुम्हारा काम है। लेकिन अनु कहती है, देखिए बाबा जी, मैं अपनी माँ का पिंड दान करने के लिए यहाँ पर आई थी, मुझे यहाँ से निकलकर सीधा पांडेचेरी जाना है। फिर बाबा कहते हैं कि मेरे पूर्वजों द्वारा की गई भविष्यवाणी, ग्रहों का एक ही लाइन में आना और तुम्हारा वाराणसी में आना, ये कोई आकस्मिक नहीं है, ये सब विधि का विधान है। फिर अनु गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है, मैं ये सब नहीं मानती। फिर बाबा उसे रुकने के लिए कहते हैं और अपनी अलमारी को साइड करके एक गुप्त कमरे के अंदर चले जाते हैं। फिर वो वहाँ से एक संदूक निकाल कर लाते हैं और अनु के हाथ में थमा देते हैं। वो कहते हैं कि दक्षिण भारत में एक गांव है अयंगारपुरम, तुम्हें इस संदूक को वहाँ पर ले जाना होगा। वहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, तुम ये संदूक उसके पुजारी को सौंप देना। तुम चाहे विश्वास करो या ना करो, लेकिन अंत में तुम्हें इस पर विश्वास हो ही जाएगा। फिर वो दरवाजा खोलकर उसे जाने के लिए कहते हैं। जब अनु वो बॉक्स लेकर नहीं जाती तो बाबा कहते हैं, जब ये संदूक मेरे पूर्वजों ने मुझे सौंपी तो उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया था, और अब ये संदूक तुम्हें सौंपने के बाद मेरे जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो गया। अब काल को अपना कर्तव्य पूरा करने दो। तभी बाहर जो वेल्डिंग वाला काम कर रहा था, उसके कटर का ब्लेड टूटकर बाबा की गर्दन में आकर लगता है और बाबा अपनी देह का त्याग कर देते हैं। फिर वहाँ पर काम कर रहे सभी बंदे और अनु ये सब देखकर वहाँ से खिसक लेते हैं। फिर अगले दिन अनु के पापा उससे पूछते हैं कि पुलिस वाले तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रहे थे। अनु बताती है, क्योंकि मेरे मकान मालिक की गर्दन मेरे सामने ही कटकर गिर गई थी, वहाँ पर और भी कई सारे विटनेस थे, इसीलिए मैं इल्जाम से बच गई। तभी वहाँ पर टैक्सी आ जाती है जो कि अनु ने ही बुलाई थी। फिर उसके पापा पूछते हैं, बेटा अब तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है, पांडेचेरी जा रही हूँ, होटल के मालिक तो मुझे अयंगारपुरम भेज रहे थे। ये बात सुनकर उसके पापा कहते हैं कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, लेकिन अनु फोन काट देती है। फिर वो अपना सामान टैक्सी में रखने लगती है। तभी उसके फ्रेंड राकेश का फोन आता है। वो कहता है, चेन्नई लैंड करते ही वहाँ से बस पकड़ना और 2.5 घंटे में पांडेचेरी पहुँच जाओगी। लेकिन तभी जैसे ही वो कार में बैठती है, वहाँ पर एक छोटा लड़का आता है और वही बॉक्स कार में रखकर चला जाता है। फिर वीडियो कॉल में राकेश जब उस बॉक्स को देखता है तो कहता है कि ये बॉक्स तो एंटीक लग रहा है, अगर ये बॉक्स तुम ऑडिशन वालों को गिफ्ट दोगी तो वो तुमसे खुश हो जाएंगे। फिर अनु उस बॉक्स को साथ लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। फिर कुछ घंटे बाद जब वो चेन्नई पहुंचती है तो वहां पर पांडेचेरी जाने के लिए बस का पता करती है और पुल के ऊपर से दूसरी साइड जाने लगती है। छोटा चेतन भी उस समय उसका ही पीछा कर रहा था। फिर जब वो पुल से नीचे उतरती है तो सामने बैठा अघोरी छोटा चेतन को इशारा करता है और पूछता है, क्या बात है? फिर छोटा चेतन वापस चला जाता है। फिर वो अघोरी बाबा अनु का बैग लेकर भाग जाते हैं। कुछ दूर तक अनु उनका पीछा करती है, लेकिन उसके बाद बाबा उसे दिखाई ही नहीं देते। फिर वो चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। फिर पुलिस वाला उसे अपना नंबर देता है और कल दोपहर को कॉल करने के लिए कहता है। फिर वो बताता है कि आधी रात को पांडेचेरी जाने से अच्छा है आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। फिर पुलिस वाला उसे एक घर में भेज देता है। फिर रात को अनु उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। बॉक्स खुल तो जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ खास नहीं पड़ा था, बस मिट्टी का एक छोटा सा प्याला था। तभी उसको साथ वाले रूम में से किसी ठरकी की आवाज आती है जो कि उल्टे काम कर रहा था। तभी कोई जोर जोर से उसके रूम का दरवाजा खटखटाता है। फिर अनु जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है उसका बैग है। उस समय वो अघोरी उसके सामने ही खड़ा था। फिर वो अघोरी बाबा के पास जाती है और पूछती है, तुम मेरा बैग चुराकर क्यों भागे थे? बाबा कहते हैं, पहले जाकर अपना बैग चेक करो, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? फिर जब वो अपना बैग चेक करती है तो साथ वाले रूम में से वही ठरकी निकलकर बाहर आता है और कहता है, शोर मत करो, गुड नाइट। इतने में बाबा भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी वो दूर से आवाज लगाते हैं, ए लड़की, पांडेचेरी जाने का कष्ट मत कर, पहले अयंगारपुरम जा। तभी थोड़ी देर बाद उसके दोस्त राकेश का फोन आता है और पूछता है, तू पांडेचेरी पहुंची या नहीं? अनु कहती है, नहीं, मेरा बैग चोरी हो गया था, मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगी। राकेश कहता है, अब पांडेचेरी आने का कोई फायदा नहीं, एक काम कर, तू सीधा त्रिवेंद्रम आ जा, वो लोग वहां पर 2 दिन रुकने वाले हैं, इसके बाद कोई चांस नहीं। फिर फोन काटने के बाद वो गुस्से में चिल्लाने लगती है। तभी साथ वाले रूम वाला ठरकी उसके रूम का दरवाजा खटखटाकर भाग जाता है। फिर वो फोन पर अपनी फ्रेंड को बताता है कि साथ वाले रूम की लड़की बहुत ही चिड़चिड़ी है, हम उसके मजे लेंगे, तुम मुझे उसका नाम बताओ। फिर उसकी फ्रेंड बताती है कि उसका नाम अनु है, बनारस से आई है, उसके पापा तमिल हैं और उसकी माँ बंगाली है।
ये तुम्हारे टाइप की नहीं है। फिर वो अपनी फ्रेंड को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ। फिर वो फोन वाली लड़की कहती है मैं कल ही कोई जुगाड़ करती हूँ। फिर अगले दिन सुबह मकान मालकिन ठरकी से पूछती है कि सारी रात तुम्हारे कमरे की लाइट चालू रहती है और कमरे में से अजीब अजीब आवाज भी आती है, तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? वो लड़का कहता है नहीं, दरअसल सारी रात मेरा कंप्यूटर ऑन रहता है क्योंकि मैं क्रिप्टो की माइनिंग करता हूँ। फिर मकान मालकिन कहती है ध्यान रखना, आगे से तुम्हारे किसी भी पड़ोसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। फिर वो अनु को कहता है हाय, मेरा नाम विकी है, तुम कहाँ से आई हो? लेकिन तभी अनु के पापा का फोन आ जाता है। फिर अनु चिल्लाकर कहती है कि आपको अयंगारपुरम में इतना इंटरेस्ट क्यों है, प्लीज आप मुझे दोबारा फोन मत करना। फिर फोन काटने के बाद अनु विकी को कहती है क्या तुम किसी ट्रैवल एजेंसी को जानते हो, मुझे त्रिवेंद्रम के लिए टिकट बुक करवानी है। फिर वो अपनी फ्रेंड राधिका से पूछता है, लेकिन वो बताती है कि फ्लाइट, ट्रेन सब कुछ बुक है और दिन में कोई बस भी नहीं है। फिर अनु पूछती है ये लड़की कौन है? फिर वो फोन वाली लड़की अपना नाम राधिका बताती है और कहती है कि पिछले 24 घंटे में आपके साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए दुखी हूँ और सॉरी फील करती हूँ। फिर अनु पूछती है इसे ये सब कुछ कैसे पता चला? फिर विकी बताता है ये एक AI ऐप है। फिर अनु कहती है कि अपनी ऐप से पूछो कि मैं त्रिवेंद्रम में जल्दी कैसे पहुंच सकती हूँ। फिर राधिका बताती है कि हम एक काम करते हैं, हम एक टैक्सी रेंट पर लेते हैं, अनु को तिरुनेलवेली छोड़ देंगे और हम आगे निकल जाएंगे। वहाँ से त्रिवेंद्रम पहुँचना बहुत ही इजी है। अनु कहती है आई कांट अफोर्ड। फिर विकी कहता है तुमसे पैसे मांग कौन रहा है? ये देखो राधिका ने टैक्सी ऑलरेडी बुक कर दी है, 1 घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं अयंगारपुरम में मंदिर के पुजारी जी एक सभा बुलाते हैं जिसमें गांव के मुखिया और कुछ खास आदमी भी थे। पुजारी जी कहते हैं कि इस साल हम मंदिर में कुंभ अभिषेक करना चाहते हैं, कृपा करके मंदिर में मरम्मत का काम जल्दी से पूरा करवा दीजिए। तभी मुख्य पुजारी बताते हैं कि ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, यहाँ पर बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। जब मेरे पूर्वजों ने इस मंदिर का धार्मिक महत्व बताया तो मैं अचंभित रह गया। आज भी इसके गर्भगृह में दिया जलाने पर ओम की ध्वनि सुनाई देती है और जब दिया बुझ जाता है तो सा का शब्द सुनाई देता है। ब्रह्मपीठ आज तक यहाँ पर किसी को भी नहीं मिला, लेकिन जब भगवान शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा तो वो सिर यहीं पर गिरा था, ऐसा पुराणों में लिखा है और वो अब भी यहीं पर है। अयान ब्रह्मा जी का ही नाम है, अंग यानी भाग, हर यानी वध, इन्हीं शब्दों से मिलकर हमारे ईश्वर का नाम बना है, अयंग हरेश्वरा। तभी वहाँ पर मौजूद एक और पुजारी पूछता है कि हम अस्थाई मंदिर में प्रतिस्थापना कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यंत्र की आवश्यकता होगी। फिर मुख्य पुजारी कहते हैं आप कार्य आरंभ कीजिए, उचित समय पर यंत्र भी आ जाएगा। दूसरी तरफ अनु और विकी अभी भी रास्ते में ही थे। फिर राधिका बताती है कि आपका सफर अभी भी 10 घंटे का पड़ा है, लेकिन अनु तो इस बेवकूफ की फालतू बातें सुन सुनकर पक गई थी। तभी उनके पास से एक लाल गाड़ी गुजरती है जिसके अंदर बैठे कुछ लफंगे अनु को छेड़ने लगते हैं। फिर अनु कहती है ये लफंगे मर जाए तो अच्छा है। फिर वो कार से गर्दन बाहर निकालती है और जोर से चिल्लाती है आई विश यू डाई, और अनु के इतना कहते ही उस लाल रंग की कार का टायर फट जाता है और कार अनबैलेंस होकर पलट जाती है। उस कार का ये हाल देखकर तीनों की ही फट जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं विकी अनु को तिरुनेलवेली के बस स्टॉप पर पहुंचा देता है। उस समय बहुत रात हो चुकी थी। तभी राधिका कहती है कि अनु को इतनी रात को अकेला यहाँ पर छोड़ना ठीक नहीं है, और वैसे भी यहाँ से कुछ दूरी पर 3 बसों में भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए पूरा रोड जाम है। उसको सुबह तक कोई भी बस मिलने वाली नहीं है। एक काम करो, अनु को अपने साथ ले चलो, हम उसको त्रिवेंद्रम छोड़कर वापिस आ जाएंगे। आफ्टर ऑल हम हॉलीडेज पर हैं, पहाड़ों और जंगलों के बीच में हमारा एडवेंचर भी हो जाएगा। फिर विकी अनु के पास जाता है और कहता है कि राधिका ने बताया है कल सुबह 11 बजे तक तुम्हें कोई भी बस नहीं मिलेगी। एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें त्रिवेंद्रम छोड़ देंगे। आफ्टर ऑल तुम मेरी पड़ोसी थी। दूसरी तरफ मुख्य पुजारी अपने बेटे को कहते हैं कि हमारे वंश का तू आखिरी वंशज है, क्योंकि तुम्हारी एक बेटी है, शादी के बाद उसका गोत्र बदल जाएगा, इस हिसाब से तुम ही आखिरी हो। अब हमारे मंदिर के ब्रह्म स्थान में से ब्रह्मा जी के 5वें मुख के प्रकट होने का समय आ गया है। अब ये तुम्हारा ही उत्तरदायित्व है। आने वाले 2 सप्ताह के अंदर ही सभी ग्रह एक ही लाइन में इकट्ठे हो जाएंगे। मेरे पूर्वजों ने मुझे एक और बात बताई थी कि जो भी ब्रह्मपीठ को खोलने का सौभाग्य प्राप्त करेगा वो साथ ही साथ अपने पिता को भी खो देगा। फिर उसका बेटा कहता है पिताजी ये सिर्फ एक मान्यता है जो इतने वर्षों में आज तक नहीं हुआ, वो अब क्या होगा।
फिर मुख्य पुजारी उसे कहते हैं कि उस पेटी के अंदर एक लकड़ी का बक्सा है, जा लेकर आ। फिर जब वो उस बक्से को लेकर आता है तो उसके पिताजी उसके अंदर से एक पत्रिका निकालते हैं और उसे पढ़ने के लिए कहते हैं। उस पर एक मंत्र लिखा हुआ था। फिर मंत्र पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि मुझे इस पर लिखा हुआ एक भी शब्द समझ में नहीं आया। फिर उसके पिताजी कहते हैं अगर तू समझ गया होता तो अब तक तूने ब्रह्मपीठ भी खोज लिया होता। फिर वो अपने बेटे को चाबी दिखाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता ये किस चीज की चाबी है, लेकिन सदियों से हमारे पूर्वजों ने इसे संभाल कर रखा हुआ है, अब से इसे तुम संभालोगे। फिर वो उस पत्रिका को पलट कर देखते हैं। उसके पीछे एक बॉक्स की फोटो बनी हुई थी और ये वही बॉक्स था जो अनु के पास था। दूसरी तरफ अनु और विकी त्रिवेंद्रम के रास्ते में थे। तभी विकी को भूख लग जाती है। फिर ड्राइवर कहता है मुझे नहीं पता यहाँ से होटल कितनी दूर है। तभी विकी को सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई देता है। फिर वो गाड़ी को बैक करने के लिए कहता है। तभी ड्राइवर गाड़ी से उतर कर जाता है और उस आदमी से पूछता है यहाँ आसपास कोई गांव है या नहीं। फिर वो पूछ कर आता है और बताता है कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक कच्ची सड़क है, वहाँ पर ही एक गांव है, वहाँ हमें खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। तभी अनु उस आदमी का चेहरा देख लेती है जो कि वही अघोरी बाबा थे। फिर अनु कार रुकवाकर कार से बाहर आती है और दौड़कर अघोरी बाबा के पास जाती है, लेकिन बाबा तो गायब हो चुके थे। तभी कुछ देर बाद वे लोग पास वाले गांव में पहुंच जाते हैं। फिर पूछने पर एक लेडी बताती है कि इस गांव का नाम है अयंगारपुरम, जहां अनु को वो बॉक्स पहुंचाना था। फिर विकी और ड्राइवर एक दुकान के पास अपनी कार रोकते हैं और कुछ खाने पीने के लिए चले जाते हैं। फिर अनु सोचती है कि मुझे भी तो इस बॉक्स को इसी गांव में पहुंचाना था। फिर वो अपना बॉक्स उठाती है और मंदिर में जाने लगती है। मंदिर में पहुंचकर वो पुजारी जी के पास जाती है और कहती है ये बॉक्स शायद आपका है। उस बॉक्स को देखते ही पंडित जी कहते हैं तुम्हें ये बॉक्स किसने दिया, और कहती है कि बनारस के एक बुजुर्ग ने दिया है और कहा है कि मैं इसे आपके पास पहुंचा दूं। फिर पंडित जी कहते हैं ये बॉक्स मेरा नहीं है, इसे वापस ले जाओ और जिसने तुम्हें दिया है उसको लौटा दो। फिर अनु गुस्से में कहती है कि क्या आपने मुझे कोरियर वाला समझा हुआ है, अपना बॉक्स पकड़ो और मेरी जान छोड़ो। फिर अनु वो बॉक्स पुजारी की बेटी मुन्नी के हाथ में पकड़ा देती है और खुद चली जाती है। फिर पंडित जी कहते हैं मुन्नी अभी की अभी इस बॉक्स को नीचे रख दो और घर जाओ। फिर पंडित जी भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी कोई चोर उस बॉक्स को चुरा कर ले जाता है। तभी मुन्नी मंदिर से बाहर आकर अनु के पास जाती है और कहती है अगर आप एक बार मेरे दादाजी से मिल लेंगे तो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अनु मिलने से इनकार कर देती है। इतने में विकी और ड्राइवर दोनों खाना खाकर वापस आ जाते हैं। फिर जब वे वहां से जाने लगते हैं तो ठीक मंदिर के सामने उनकी कार खराब हो जाती है। ड्राइवर कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। फिर अनु कार से बाहर आती है और जोर से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ वो चोर बॉक्स लेकर गांव के मुखिया जी के पास जाता है और बताता है कि एक लड़की बनारस से ये बॉक्स लेकर आई है, लेकिन पंडित जी ने इसे लेने से इनकार कर दिया। मुखिया जी पूछते हैं क्या वो लड़की चली गई। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और बताता है कि उनकी कार मंदिर के सामने खराब हो गई है, फिलहाल तो वे लोग यहीं पर हैं। फिर मुखिया अपनी कार निकालने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक दक्ष नाम का लड़का वकील के पास जाता है क्योंकि उसे पेटेंट रजिस्ट्रार के खिलाफ केस दर्ज करवाना था। फिर मैडम पूछती है क्या तुम रजिस्ट्रेशन के पेपर लेकर आए हो। वो लड़का कहता है नहीं, मैंने पेपर्स यहाँ पर लाना सेफ नहीं समझा। फिर मैडम अपने असिस्टेंट सुब्रमण्यम को कहती है तुम सर से वो पेपर्स कलेक्ट कर लेना। फिर मैडम पूछती है तुम्हारा प्रिंटर कुछ खास काम करता है क्या। दक्ष बताता है कि मेरा प्रिंटर मीट प्रिंट कर सकता है, हर तरह के जानवर का मीट, उसमें बायो इंक डलती है। वकील कहती है अगर ऐसे प्रिंटर मार्केट में आ गए तो मीट शॉप तो बंद ही हो जाएगी। दक्ष कहता है जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और इसीलिए मुझे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े मीट माफिया की तरफ से धमकियों भरे मेल्स भी आ रहे हैं। फिर मैडम कहती है तुम एक काम करना, तुम सारी डिटेल्स और पावर ऑफ टर्नी साइन करके सुब्रमण्यम को दे देना, बाकी मैं खुद देख लूंगी। फिर दक्ष वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मुखिया जी अनु से मिलने के लिए आते हैं और पूछते हैं क्या परेशानी हो गई। ड्राइवर बताता है कि कार का ECM खराब हो गया है, इसीलिए कार को टो करके सर्विस स्टेशन ले जाना होगा। फिर विकी कहता है सर एक प्रॉब्लम है, इनको अर्जेंट त्रिवेंद्रम जाना है और मुझे हल्का होने के लिए। यहाँ आसपास कोई होटल है क्या। फिर मुखिया जी कहते हैं यहाँ कोई होटल नहीं है, लेकिन तुम मेरे गेस्ट हाउस में आराम कर सकते हो। फिर मुखिया जी अपने आदमी को सारा बंदोबस्त संभालने के लिए कहते हैं। फिर अनु कहती है नो थैंक्स, प्लीज मुझे ये बताइए कि त्रिवेंद्रम के लिए बस कितने बजे जाएगी। फिर रामू बताता है कि सुबह की बस तो 10:30 बजे निकल चुकी है और अगली बस 3 बजे जाएगी। फिर विकी कार से अपना सामान निकालने के लिए चला जाता है। तभी मुखिया जी कार से पेटी मंगवाते हैं और अनु से पूछते हैं कि ये आपकी ही है ना। अनु कहती है नहीं,
ये मेरी नहीं है, पुजारी जी की है, उनको ही दे देना। फिर मुखिया जी अपने आदमी को पेटी देते हैं और कहते हैं इसको गेस्ट हाउस में रख कर आओ और इन दोनों के लिए खाना भी लगवाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो आदमी जंगल के रास्ते गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो बाथरूम करने के लिए रास्ते में ही रुक जाता है। फिर वहाँ पर वही अघोरी बाबा आते हैं और उसे बेहोश करके उस पेटी को उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ विकी की AI वाली दोस्त बताती है कि तुमने मुझे नेट से उठाकर जिस राधिका नाम की लड़की की शक्ल दी थी वो लड़की तुम्हारे सामने ही है। फिर वो उसको देखकर इतना खुश हो जाता है कि जोर से चिल्लाता है आई लव यू राधिका। फिर उस लड़की का बाप कहता है बेटा ये तुम्हारा नाम कैसे जानता है, लेकिन वो कहती है शायद ये किसी और को ही बुला रहा है। उसके बाद मुखिया जी का ड्राइवर उन दोनों को गेस्ट हाउस में ले जाता है और कहता है कि यहाँ पर 2 रूम हैं और 2 बाथरूम भी हैं, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना मंगवाता हूँ। दूसरी तरफ मुख्य पुजारी जी अपने बेटे को डांटते हैं और कहते हैं तुमने वो बॉक्स लिया क्यों नहीं। पुजारी कहते हैं जब मैं मुन्नी को छोड़ने के बाद वापस आया तो वो बॉक्स वहाँ पर था ही नहीं, जाने दीजिए उसको। वैसे भी मेरा उसको खोलने का कोई भी विचार नहीं था क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता। फिर उसके पिताजी कहते हैं मूर्ख, ब्रह्मा जी के 4 मुख का क्या मतलब है। उनका बेटा बताता है 4 वेद। फिर मुख्य पुजारी जी कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि 5वां मुख यहीं कहीं पर दफन है, मतलब समझते हो 5वां वेद। जाओ और जाकर उस लड़की को ढूंढो। फिर मुन्नी बताती है कि मुखिया जी उन्हें अपने गेस्ट हाउस में ले गए हैं। तभी अनु के फ्रेंड राकेश का फोन आता है और वो कहता है कि तुमने पांडेचेरी मिस कर दिया था, अब की बार त्रिवेंद्रम मिस मत कर देना, वरना इसके बाद तुम्हें ऑडिशन का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। फिर अनु कहती है त्रिवेंद्रम यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं 3 बजे वाली बस में बैठूंगी और 6 बजे तक त्रिवेंद्रम पहुँच जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। तभी मुन्नी वहाँ पर आती है और अनु को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन अनु कहती है कि 2 बज गए हैं, 3 बजे वाली बस से मुझे त्रिवेंद्रम जाना है, मेरे पास तुम्हारे दादाजी से मिलने का टाइम नहीं है, अभी मुझे खाना भी खाना है। एक बात प्रैक्टिकल होकर सोचो, तुम्हारा घर और बस स्टैंड दोनों ऑपोजिट दिशा में है, इसलिए अपने दादाजी से कहो कि मैं त्रिवेंद्रम में अपना काम पूरा करके यहाँ पर वापस आऊंगी और तुम्हारे दादाजी से मिलूंगी। फिर मुन्नी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ देर बाद मुखिया जी जब अपने घर जाते हैं तो रामू को कहते हैं कल मेरा भाई वापस आने वाला है, हमें बहुत तैयारियां करनी है। फिर मुखिया रामू को बेसमेंट में ले जाते हैं और कहते हैं मेरा भाई यहीं पर बैठकर पढ़ा करता था, इस कमरे को अच्छे से साफ करवा दो, जाले वगैरह हटवाकर यहाँ पर पेंट करवाओ। फिर वहाँ सामने बढ़िया सा फर्नीचर भी तैयार करवाना है, अभी की अभी शहर जाओ और पेंट वालों को और कारपेंटर को बुला कर लाओ। फिर रामू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मुखिया जी खुद रूम की सफाई करने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक टेलीफोन वायर पर जाती है। फिर वो ये चेक करते हैं कि ये वायर आ कहां से रही है। फिर उसको ट्रेस करते करते वो जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि ये तार जमीन में गड़ी हुई एक पाइप के अंदर जा रही है। दूसरी तरफ अनु अपना सामान लेती है और पैदल ही बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन तभी मुखिया जी उसे आवाज लगाते हैं और पूछते हैं बेटी कहाँ जा रही हो। अनु कहती है मैं बस स्टैंड जा रही हूँ। मुखिया जी कहते हैं ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, गांव से होकर जाओ, लेकिन अनु उनकी बात को अनसुना कर देती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। कुछ दूर जाकर उसे एक पुराना सा घर दिखाई देता है। फिर उसके अंदर से एक औरत निकल कर आती है और पूछती है कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो। अनु पूछती है क्या ये रास्ता बस स्टैंड की तरफ जाता है। फिर वो औरत कहती है जाता तो है, लेकिन आगे बहुत ही खतरनाक जंगल है, जो भी वहाँ पर गया कभी लौट कर वापस नहीं आया, तुम्हें गांव से होकर बस स्टैंड जाना चाहिए। लेकिन तभी अंदर से एक पागल औरत निकल कर आती है और अनु को पकड़कर कहती है तू खूनी है, तूने ही मेरे बेटे को मारा है, मैं तेरी जान ले लूंगी। इतने में वहाँ पर मुखिया जी भी आ जाते हैं और कहते हैं भवानी इस पागल को अंदर ले जा। फिर वे दोनों जबरदस्ती उसे अंदर ले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब अनु जंगल के और अंदर चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर 4 बौने मिलते हैं। उनमें से एक वही छोटा चेतन था जो अनु को वाराणसी में मिला था। फिर छोटा चेतन कहता है तुम जंगल में जाओगी तो गुम हो जाओगी, इसलिए तुम हमारे पीछे पीछे आओ, हम तुम्हें बस स्टैंड छोड़ देंगे। फिर वे लोग पेड़ों को इशारा करते हैं और पेड़ साइड होकर उन्हें रास्ता दे देते हैं। फिर जब अनु उन चारों के साथ उस रास्ते पर जाने लगती है तो पीछे से आवाज आती है रुको बच्ची, कहाँ जा रही हो। फिर अनु गुस्से में कहती है आप हो कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि वे चारों बौने गायब हो चुके थे। फिर अघोरी बाबा कहते हैं तेरे साथ कोई नहीं था, तू अकेली ही जा रही थी, इस जंगल में तुझे सावधान रहना होगा, ये जंगल तेरे साथ रहस्यमय खेल खेलेगा। अनु पूछती है तुम हो कौन। फिर बाबा कहते हैं यूं समझ लो कि मैं तेरे दिमाग में हूँ। फिर अनु जब वहाँ से जाने लगती है तो बाबा पूछते हैं मैंने तुझसे कुछ पूछा है, तू कहाँ जा रही है। अनु कहती है बस स्टॉप पर। फिर बाबा पूछते हैं क्या समय हुआ है। अनु बताती है 2:15। फिर बाबा कहते हैं मैं नहीं मानता,
यहाँ आकर मुझे टाइम दिखाओ। फिर जब अनु बाबा के पास जाकर उन्हें टाइम दिखाती है तो बाबा कहते हैं 4 कदम चलने में तुम्हें इतना समय लग गया। ये देख 4:45 हो गए हैं, तेरी बस तो कब की निकल चुकी है। ये देखकर अनु के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। इतने में बाबा भी वहां से गायब हो जाते हैं। तभी अचानक से वो दोबारा गेस्ट हाउस के सामने पहुंच जाती है। तभी अघोरी बाबा उन चारों बोनों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कोई 5वां तुम में शामिल होने वाला है, इसी डर से तुम उसे रोक रहे हो ना। इसका मतलब तुम काल की धारा के विपरीत चलना चाहते हो। फिर जब बाबा गुस्से में देखते हैं तो वे चारों बोने वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दक्ष अपने सभी पेपर्स पूरे करके सुब्रमण्यम को सौंप देता है और कहता है धमकी वाले ईमेल्स का प्रिंट निकालकर मैं तुम्हें कल दे दूंगा। फिर सुब्रमण्यम कहता है पावर ऑफ टर्नी वाले पेपर्स मैंने अभी तैयार नहीं किए, लेकिन दक्ष कहता है अगर वो पेपर्स आपके पास हैं तो मैं उन पर अभी साइन कर देता हूँ, आप ऑफिस जाकर तैयार कर लेना। फिर वो ब्लैंक पेपर्स के ऊपर साइन कर देता है और सुब्रमण्यम के जाने के बाद दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद जब वो कंप्यूटर पर बैठकर धमकी वाले ईमेल्स का प्रिंट निकालने लगता है तो देखता है कि उसके सभी मेल्स ऑटो डिलीट होने लगते हैं। फिर वो उनको डिलीट होने से रोकने की खूब कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक स्ट्रेंजर आता है और दक्ष को ठोक देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं एक जर्नलिस्ट जिसका नाम मनोज था, जगन्नाथ मंदिर के एक पुजारी का इंटरव्यू ले रहा था। ये वही जर्नलिस्ट था जो वाराणसी में अनु के साथ वाले रूम में रुका हुआ था। पुजारी जी अपने इंटरव्यू में ब्रह्म पदार्थ के बारे में बता रहे थे, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि किसी को भी उनका चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए और ना ही ये पता लगना चाहिए कि ये कौन है। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद मनोज उनसे पूछता है क्या आपको मालूम है ये क्या चीज है? इसमें कई भाषाएं लिखी हुई हैं, लेकिन ये एक भाषा मुझे नहीं पता ये कौन सी है। पुजारी जी कहते हैं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरा अनुमान है इसमें गहरा राज छुपा हुआ है। मैं आपकी हेल्प करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ। तभी मनोज के दोस्त का फोन आ जाता है। फिर वहाँ पर मौजूद औरत अपने फोन में उसकी फोटो खींच लेती है और उसके पास जो दस्तावेज थे उसकी भी फोटो क्लिक कर लेती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मनोज अपने दोस्त शशि के पास फोन करता है और बताता है कि मुझे वाराणसी में ताड़ के पत्ते पर लिखी हुई एक मनुस्मृति मिली है। ये पत्रिका उसी बॉक्स में से गिर गई थी जो रमाकांत शास्त्री ने अनु को अयंगारपुरम पहुंचाने के लिए दिया था। फिर वो अपने दोस्त को उस पर लिखी हुई कहानी सुनाने लगता है। दूसरी तरफ सोनिया नाम की वो लड़की एक आर्कियोलॉजिस्ट के पास जाती है और वो फोटो दिखाकर पूछती है क्या आप जानते हैं ये क्या है? फिर वो बाबा पूछते हैं तुमने ये फोटो किसी के साथ शेयर तो नहीं की? सोनिया कहती है नहीं। फिर वो बाबा दोनों फोटोज को अपने फोन में ट्रांसफर कर लेते हैं और सोनिया के फोन में से डिलीट कर देते हैं। फिर वो उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर वो बाबा अपने एक शिष्य के पास फोन करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास 2 फोटोज भेज रहा हूँ, तुम इन दोनों को ही सुरक्षित मेरे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ मनोज अपने दोस्त शशि को कहानी सुना रहा था कि एक बार एक बुजुर्ग को जंगल में एक गाय मिली। फिर जब वो बूढ़ा मरने वाला था तो उसने वो गाय अपने पोते को सौंप दी, लेकिन एक दिन उस गाय का एक पांव टूट गया। अब वो पोता उस गाय को और रखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वो गाय एक कसाई को बेच दी। लेकिन फिर उसे उस गाय पर दया आ गई और उसने कसाई को कहा कि जब तक इसकी बाकी टांगे सही सलामत है तुम इसे कुछ मत कहना। बस इस पत्रिका में इतनी ही कहानी लिखी हुई है। फिर उसका दोस्त कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, शायद ये कहानी अधूरी है। फिर शशि कहता है तू कल वापस आ जा, हम बैठकर बात करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं एक राइटर जिसका नाम शशिकांत था, अमेरिका से इंडिया आता है। फिर कृष्णमूर्ति नाम का एक ड्राइवर उनको लेने के लिए जाता है। फिर वो गाड़ी को तिरुपुरमकुंड्रम की तरफ मोड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि उनको वहां पर अपने शिवा नाम के दोस्त से मिलना था। फिर अपने फ्रेंड से मिलकर वो पूछते हैं कि अमेरिका जाने से पहले मैं तुम्हारे पास एक कंप्यूटर छोड़कर गया था, क्या वो तुम्हारे पास अब भी पड़ा है? शिवा कहता है कि तुम्हारे अमेरिका जाते ही माँ ने उसे सामने वाली दुकान में बेच दिया, इतना पुराना सिस्टम अभी कहाँ किसी के पास पड़ा होगा। तभी अगले दिन सुबह अनु रेडी होकर बस स्टैंड के लिए निकल पड़ती है क्योंकि आज उसके इंटरव्यू का लास्ट डे था। लेकिन अब की बार वो जंगल में जाने की बजाय गांव की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ वो लेखक सामने वाली दुकान में कंप्यूटर के बारे में पूछने जाता है। वो बताता है कि मैंने उन दोनों एक ब्राउजिंग सेंटर खोला था, लेकिन सेंटर चल नहीं पाया, इसलिए मैंने वो कंप्यूटर किसी को बेच दिए। फिर उसका भी ये काम चल नहीं पाया, इसलिए वो अपना सब कुछ बेचकर अयंगारपुरम चला गया। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी डेथ हो गई।
दूसरी तरफ अनु मंदिर के सामने एक औरत से ऑटो के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताती है कि ऑटो सिर्फ बस स्टैंड पर ही मिलती है। फिर वो पैदल ही बस स्टैंड की तरफ जाने लगती है और त्रिवेंद्रम के लिए एक बस पकड़ लेती है। फिर वो अपने दोस्त राकेश को बताती है कि मैं दोपहर तक त्रिवेंद्रम पहुंच जाऊंगी। दूसरी तरफ मुखिया अपने आदमी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और पेटी के बारे में पूछते हैं। वो बताता है किसी ने मेरा सिर पकड़ा और मैं बेहोश हो गया। फिर बाहर आकर वो रामू को कहते हैं जाकर पेटी को ढूंढ, मैं मंदिर में जा रहा हूँ, तुम वहीं पर आ जाना। तभी वो अपने भाई के पास फोन करता है और कहता है जल्दी आ जा, मुझे मंदिर की सुरंग के बारे में कुछ बात करनी है। तभी एक चेक पोस्ट पर उस बस को रुकवा लिया जाता है जिसमें अनु बैठी हुई थी। फिर 2 हवलदार आते हैं और कहते हैं हमें बस की तलाशी लेनी है क्योंकि मंदिर से कुछ चोरी हुआ है। फिर जब वो अनु का बैग चेक करते हैं तो उसमें से पेटी निकलती है। फिर अनु कहती है ये पेटी तो मैंने मंदिर के पुजारी को दी थी, पता नहीं मेरे बैग में कैसे आ गई। फिर वे हवलदार उसे बस से नीचे उतरने के लिए कहते हैं और बस को वहां से रवाना कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वकील मैडम दक्ष के पेपर चेक कर रही थी। फिर वो सुब्रमण्यम को कहती है मैंने सोचा नहीं था उसके साथ ऐसा होगा। मैंने नेट पर सर्च किया है कि मीट को बनाने के लिए जो बायो इंक चाहिए वो बहुत ही महंगी आती है। एक काम करो, जो पावर ऑफ अटर्नी वाले ब्लैंक पेपर हैं उसमें टाइप करो कि दक्ष ने मीट बनाने के सारे राइट्स मुझे बेच दिए हैं। तभी 2 गुंडों के पास किसी की सुपारी का मैसेज आता है। उन दोनों को अयंगारपुरम में जाकर किसी को ठोकना था। अब वो कौन था ये तो आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ सुब्रमण्यम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऑफिस में जाता है और प्रिंटर की फोटो दिखाकर पूछता है इसका पेटेंट फाइल होने के लिए आया होगा। फिर वहां पर बैठा हुआ ऑफिसर बताता है कि वो आदमी यहाँ पर आया और इसे वापस ले गया, उसने रिसिप्ट पर साइन भी किए थे। फिर सुब्रमण्यम साइन मैच करके देखता है और ऑफिसर को बताता है कि ये दोनों साइन मैच नहीं कर रहे। फिर वहां पर बैठा हुआ ऑफिसर बताता है इसको तो वो वापस आकर ले गया, उसने रिसिप्ट पर साइन भी किए थे। फिर सुब्रमण्यम साइन मैच करके देखता है और ऑफिसर को बताता है कि ये दोनों साइन ही मैच नहीं कर रहे, मुझे इस गेट पास और एप्लीकेशन फॉर्म की ओरिजिनल कॉपी चाहिए। अपने सर से कहो ये एक मर्डर केस है। फिर वो वकील को जाकर बताता है कि किसी और ने ही दक्ष के साइन किए हैं, पता नहीं उसने पेटेंट फाइल करवाने के लिए कोई वकील हायर क्यों नहीं किया, सीधा ही क्यों चला गया। फिर वकील मैडम कहती है ये केस दिन ब दिन और भी कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। फिर सुब्रमण्यम बताता है कि वो ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर तिरुनवेली में है जिसने ये डॉक्यूमेंट्स दक्ष के पास डिलीवर किए थे, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। फिर मैडम कहती है तिरुनवेली में जाओ और ढूंढो उसे। अगले सीन में हम देखते हैं पुजारी जी का बेटा राधिका के पिता से पूछता है कि आप कौन हैं, मैंने आपको कल भी यहाँ पर देखा था। फिर वो बताते हैं कि मेरी बेटी राधिका की कुंडली में दोष था, इसीलिए मैं 48 दिनों के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर वो राधिका के पिता को मंदिर घुमाता है और बताता है कि भगवान शिव के पास जो दीपक रखा है उसको जलाने पर ओम की ध्वनि सुनाई देती है जो पूरे इलाके में गूंजती है। और ठीक रात के 12 बजे जब दीपक जलना बंद हो जाता है तो बहुत तेज सांप की आवाज आती है। फिर वो पूछते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सर क्यों काटा। तभी पीछे खड़े अघोरी बाबा कहते हैं कि रचयिता को अपनी रचना से मोह हो गया था, उसको अहंकार हो गया था कि अब उस पर केवल उसी का हक है, इसीलिए मेरे भोले ने उसका सिर काटकर उसका अहंकार चकनाचूर कर दिया। फिर वो अघोरी बाबा तांडव करने लगते हैं। दूसरी तरफ मुन्नी राधिका से पूछती है तुम्हारी कुंडली में किस तरह का दोष है। फिर वो बताती है कि किसी पंडित ने कहा था कि जो भी मेरा पहला पति होगा वो जीवित नहीं रहेगा, इसीलिए जब भी हम ये बात किसी को बताते हैं तो कोई शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। यही दोष मिटाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और 48 दिन तक भगवान शिव के आगे दीपक जलाएंगे। तभी राधिका को ढूंढता ढूंढता विकी भी वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, जैसे कि तुम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हो, कॉस्मेटिक टिप्स का भी शौक रखती हो और मूवी ज्ञान की फिल्में भी देखती हो। हमारी एक कॉमन फ्रेंड है, उसी ने तुम्हारे बारे में बताया था। इतने में राधिका के पिता वहाँ पर आ जाते हैं। फिर विकी कहता है अंकल मैं आपको भी जानता हूँ, आपका नाम सुरेश है। फिर वो बिना उसकी बात का जवाब दिए अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद मुन्नी विकी से पूछती है आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, फिर तो आपको उसके दोष के बारे में भी पता होगा। तभी अघोरी बाबा वहाँ पर आते हैं और कहते हैं बाद में ये सब कुछ जान जाएगा, अभी मुझे भूख लगी है, खाना दो। अब कहानी 35 दिन पीछे जाती है। 2 आदमी एक गाड़ी में कुछ सामान लेकर जा रहे थे, तभी उनको चेक पोस्ट पर रोक लिया जाता है। फिर पुलिस वाला उन्हें गाड़ी चेक करवाने के लिए कहता है। फिर जैसे ही कंडक्टर गाड़ी का लॉक खोलता है तो एक पुलिस वाला अपने बॉस को फोन करता है हमने गाड़ी पकड़ ली है। तभी एक पुलिस वाला कंडक्टर को पकड़कर चाकू से उसकी जान ले लेता है। ये सब देखकर ड्राइवर भाग जाता है। तभी वहाँ पर गुल्लू बदमाश आता है। इतने में वो नकली पुलिस वाले ड्राइवर को भी पकड़ कर ले आते हैं। फिर गुल्लू बदमाश ड्राइवर को भी मार देता है
दोनों को ठिकाने लगाने के बाद वो गाड़ी खोलकर देखता है जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल से भरे हुए कैन पड़े थे। फिर गुल्लू बदमाश कहता है अब मैं जितनी चाहे उतनी बायो इंक बना सकता हूँ अपने नए प्रिंटर के लिए। फिर वे लोग उस गाड़ी को वहां से ले जाते हैं। दोस्तों, वो गुल्लू बदमाश ही था जिसने मूवी की शुरुआत में मानव को मारा था। उस समय मानव अमेरिका में राइटर शशिकांत से बात कर रहा था। अब वो और कितने लोगों की जान लेगा ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ राधिका के पिता सुरेश रात को मंदिर में अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। उस समय उनकी बेटी राधिका विकी के साथ चैट कर रही थी। अब आगे आगे देखो होता है क्या। 4th एपिसोड में हम देखते हैं पुलिस वाले अनु को लेकर वापिस मंदिर पहुंच जाते हैं। फिर वो उस पेटी को मुखिया जी को सौंप देते हैं, लेकिन पंडित जी कहते हैं ये पेटी मंदिर की नहीं है, इस लड़की को कहो इसे लेकर वापस चली जाए। फिर मुखिया जी पुलिस वालों को कहते हैं आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। और फिर वो उस पेटी को मुन्नी को सौंप देते हैं, लेकिन पंडित जी गुस्से में आकर उस पेटी को तोड़ने लगते हैं। इतने में वहाँ पर मुख्य पुजारी जी आ जाते हैं और कहते हैं ऐसा मत करो। फिर वो कहते हैं संदूक को खोलने का समय आ गया है, लेकिन तभी अनु वहां पर आती है और कहती है इस पेटी को तोड़कर आग लगा दीजिए। लेकिन मुख्य पुजारी जी कहते हैं तो तुम ही हो पंचमा वेदी, तुम भी चलो मेरे साथ। फिर सभी गांव वाले उनके साथ जाने लगते हैं। दूर खड़े बोने ये सब कुछ देख रहे थे। फिर वे चारों आपस में बात करते हैं कि वो पेटी हमें वापस लेनी होगी। दूसरी तरफ कृष्णमूर्ति शशिकांत जी से पूछता है कि क्या आप अमेरिका से वो कंप्यूटर ढूंढने आए हैं। फिर शशिकांत बताते हैं कि दरअसल वो कंप्यूटर ही मेरा पहला सिस्टम था, उसके अंदर मेरी एक कहानी भी है, मैं उसे पेटेंट करवाना भूल गया था। अब कई लोग उसे खुद की बताने लगे हैं क्योंकि वो फेमस हो गई है, इसीलिए मेरा उसे ढूंढना जरूरी है। फिर वे लोग पूछ पाछ कर अयंगारपुरम के रास्ते पर मुड़ जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारी गायें आ जाती है। फिर कृष्णमूर्ति उनको हटाने के लिए तेज तेज हॉर्न बजाने लगता है। फिर वहां पर वही अघोरी बाबा प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं इस जंगल में शोर मचाना मना है। फिर कृष्णमूर्ति गाड़ी से उतरता है और गायों को भगाने के लिए जाता है। तभी बाबा कहते हैं तू जिससे मिलने आया है वो मर चुका है, एक काम कर तू वहां के मंदिर में जा और प्रार्थना कर। ये बात सुनकर शशिकांत जी कहते हैं धन्यवाद, मैं वहीं पर जाकर किसी से पूछ लूंगा। फिर बाबा कहते हैं अगर तुझे वो आदमी चाहिए तो तू उसके बेटे से मिल, अगर कोई वस्तु चाहिए तो उसकी पत्नी से मिल, तू जिसको खोज रहा है उसे किसी और ही चीज की खोज है, इसलिए तू मंदिर जा। दूसरी तरफ मुख्य पुजारी जी अपने बेटे शंभू को वो पेटी खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन शंभू रूठ कर बैठ जाता है। इतने में वहां पर मुखिया जी भी आ जाते हैं। फिर मुख्य पुजारी जी कहते हैं बेटा तुम्हें ये पेटी खोलनी ही होगी, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तभी अनु कहती है अगर ये नहीं खोलना चाहते तो क्यों जबरदस्ती करते हो। फिर मुख्य पुजारी जी कहते हैं बेटा तुम पंचमा वेदी परिवार से हो, पंचम का अर्थ है 5, वेदी का अर्थ है जो वेदों को पूरा ग्रहण कर ले। तुम्हारा परिवार ही उस 5वें वेद और उसके रहस्यों के बारे में जानता है, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? विधि विधान ने ही तुम्हें यहाँ पर संदूक के साथ भेजा है। शंभू खोलो इस पेटी को। इतने में कृष्णमूर्ति और शशिकांत भी गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर वो विकी के ड्राइवर से पूछते हैं क्या हुआ इस गाड़ी को। ड्राइवर कहता है कोई चिप खराब हो गई है, तभी तो ये गाड़ी बंद पड़ गई। तभी कृष्णमूर्ति एक औरत को आवाज लगाता है और पूछता है कि गांव के मुखिया की पत्नी कहाँ रहती है। फिर वो औरत शशिकांत को देखकर पूछती है क्या आप डॉक्टर हो, आपकी कानों वाली पाइप कहाँ है, एक काम करो सीधे सीधे चले जाओ, ये सड़क वहीं पर जाकर खत्म होगी। फिर वे दोनों उस दिशा में सीधे सीधे चले जाते हैं। दूसरी तरफ पुजारी जी उस पेटी को खोल देते हैं, लेकिन उस पेटी में एक छोटी सी कटोरी के सिवा कुछ नहीं था। फिर मुन्नी अपने बॉक्स में से कटोरी और चाबी निकाल कर लाती है और अपने बाबा को कहती है बाबा आप इसको जोर से दबाइए। फिर जब पुजारी जी उसे जोर से दबाते हैं तो नीचे से चाबी लगाने का स्थान दिखने लगता है। फिर जब मुन्नी उसमें चाबी लगाकर उसे घुमाती है तो नीचे का कंपार्टमेंट अलग हो जाता है और उसमें से एक पत्रिका निकलती है, लेकिन जो कटोरी पंडित जी दबा रहे थे वो कटोरी उनके हाथ के साथ ही चिपक जाती है और हाथ में से खून भी आने लगते हैं। दूसरी तरफ शशिकांत जी मुखिया जी के घर पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि मुखिया जी की वाइफ कहाँ मिलेगी, मैं डॉक्टर हूँ। फिर वो लड़का कहता है वो तो अपने घर पर मिलेंगी, इधर से जाइए, वहां पर आपकी कार नहीं जाएगी, आपको पैदल ही जाना होगा। फिर जैसे ही शशिकांत और कृष्णमूर्ति उस साइड जाने लगते हैं तो वो लड़का मुखिया जी के पास फोन करके उन्हें बता देता है। दूसरी तरफ मुख्य पुजारी जी बताते हैं कि इस पत्रिका के ऊपर बीज मंत्र लिखा हुआ है, ये ब्रह्मा जी की पूजा में प्रयोग किया जाता है। फिर मुखिया जी कहते हैं कि आप तो हमें कब से कह रहे थे कि पेटी में सुरंग की चाबी है, लेकिन इसमें तो कोई मंत्र लिखा हुआ है। फिर मुखिया जी वहां से बाहर चले जाते हैं और लोगों को कहते हैं आप लोग अपने अपने घर जाओ, उस पेटी में खाली मंत्र था, कोई खजाना वजाना नहीं है,
हम सब बेकाम में ही मूर्ख बन गए। फिर मुखिया जी अनु का बैग गाड़ी में रखने के लिए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। इतने में शशिकांत और कृष्णमूर्ति मुखिया जी की पत्नी के घर पहुंच जाते हैं। वे दोनों जब घर के अंदर जाते हैं तो कमरे में से भवानी निकल कर आती है और पूछती है, आप दोनों कौन हो? शशिकांत जी कहते हैं, मैं डॉक्टर शशिकांत हूँ, मुखिया जी की वाइफ को चेक करने के लिए आया हूँ। तभी मुखिया जी की वाइफ उनको बताती है कि मुझे हमेशा अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, कोई भी मेरी बात नहीं मानता, मुझे जमीन के नीचे से आवाज आती है। उन्होंने जब से मेरे बेटे को गाड़ा है तभी से मुझे आवाज सुनाई देती है। इतने में वहाँ पर मुखिया जी भी आ जाते हैं और कहते हैं, भवानी इसको अंदर लेकर जा। और तुम दोनों कौन हो? भवानी कहती है, ये डॉक्टर हैं, आपने ही तो भेजा होगा। फिर शशिकांत जी कृष्णमूर्ति को बाहर भेज देते हैं और मुखिया जी को बताते हैं, मैं शशिकांत हूँ, अमेरिका से आया हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं विकी राधिका के घर के पास छुपा हुआ था, लेकिन तभी उसके मोबाइल में नेटवर्क चला जाता है। फिर वो नेटवर्क खोजते खोजते नदी के किनारे पहुंच जाता है और अपने मोबाइल वाली राधिका को कहता है, कब तक मैं तुमको ही किसियां करता रहूंगा, मुझे असली वाली राधिका से बात करनी है। फिर उसके मोबाइल वाली लड़की कहती है, तुम थोड़ा रुको, मैं कुछ चक्कर चलाती हूँ। ये बात सुनकर विकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मुखिया जी शशिकांत को चाय पिलाते हैं और पूछते हैं, आप एक पुराने कंप्यूटर के लिए अमेरिका से यहाँ आए हैं? शशिकांत जी कहते हैं, दरअसल उसमें मेरी एक कहानी पड़ी है, इसीलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। फिर मुखिया जी कहते हैं, आपको अपनी कहानी तो याद ही होगी, दोबारा क्यों नहीं लिख लेते? शशिकांत जी कहते हैं, अब मैं उसे भूल गया हूँ। फिर वो पूछते हैं, वो कंप्यूटर आपके पिताजी ने किसको बेचा था? मुखिया कहते हैं, वो सब तो मेरा छोटा भाई संभालता था, शायद उसने किसी सेंट वाले को बेचा था, उसका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट लगाता था। उसकी दुकान का नाम था मकरंदम सेंट, उसकी शॉप कोचीन में थी। अगले सीन में हम देखते हैं अनु मुख्य पुजारी जी से पूछती है, यहाँ आखिर चल क्या रहा है और इससे मेरा क्या लेना देना है? फिर पुजारी जी बताते हैं कि आरंभ में हमारे पास सिर्फ एक ही वेद था, फिर उसके मूल भाव को 3 भागों में बांट दिया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। फिर उसके बाद अथर्व ऋषि से अथर्ववेद आया, लेकिन ये चारों भाग एक ही स्रोत से आए थे। इन चारों के अलावा एक और भाग भी था जो हमारे ही मंदिर में कहीं छिपा दिया गया। मूल स्रोत से बची हुई सामग्री और हमारे मंदिर के ब्रह्मपीठ का जरूर आपस में कोई गहरा संबंध है। फिर इस रहस्य की रक्षा करने की प्रक्रिया 3 परिवारों को बांट दी गई जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे। पहला है पंचमा वेदी, दूसरा है मंजूषा यानी कि संदूक, और हमारा है पोशाकर जो दृढ़ता से रक्षा करते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन दोनों परिवारों के मिलने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। फिर अनु कहती है, आपकी कहानी तो ब्रिलियंट है, अब मैंने आपको बॉक्स दे दिया है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। फिर बाबा कहते हैं, अगर तुम कोरियर वाली होती तो संदूक सौंपते ही कब की जा चुकी होती, परंतु कोई शक्ति है जो तुम्हें इस स्थान से जाने से रोक रही है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा कोई काम अधूरा हो। सब कुछ विधि द्वारा लिखा हुआ है। उस समय अघोरी बाबा बैठे बैठे हंस रहे थे, क्योंकि कई पीढ़ियों से उन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा था। तभी अनु और अपने दादाजी को भोजन परोसने के बाद मुन्नी अपने पिताजी को भोजन खिलाने लगती है, क्योंकि उनके हाथ के साथ वो कटोरी चिपक गई थी। फिर खाना खिलाते समय जैसे ही उस कटोरी के अंदर अनाज गिरता है, वो कटोरी खुद ब खुद हाथ से हट जाती है। ये दृश्य देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, शंभू तू कर्म दोष से मुक्त हो गया। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा का सिर काटा तो उनका कपाल भगवान शिव के हाथ से चिपक गया था। फिर काशी की एक औरत ने जब उनके हाथ में अन्न रखा तो जैसे ही वो अन्न कपाल के साथ टच हुआ, वो कपाल भूमि पर जा गिरा और भगवान शिव ब्रह्मा जी के सिर काटने के दोष से मुक्त हो गए। उनकी बात सुनकर अनु कहती है, ये तो टू मच हो गया, लंच के लिए थैंक यू, अब मैं चली। फिर जब अनु बाहर जाती है तो पंडित जी का बेटा आकर बताता है कि आपका बैग मुखिया जी ले गए हैं। इतने में अनु को लेने के लिए मुखिया जी का एक आदमी आ जाता है। फिर अनु उसको पीछे बैठने के लिए कहती है और खुद बाइक चलाकर मुखिया जी के घर पर पहुंच जाती है। फिर वो मुखिया जी से पूछती है, आप मेरा बैग यहाँ क्यों ले आए? मुखिया जी कहते हैं, बैग नहीं लाता तो तुम यहाँ कैसे आती? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैसे भी 3 बजे वाली बस तो चली गई, अब तुम्हारे पास समय ही समय है। फिर वो शंभू को अपनी बंदूक लाने के लिए कहते हैं। बंदूक का नाम सुनकर अनु कहती है, पूछिए क्या पूछना है? मुखिया जी कहते हैं, मुझे तुमसे बहुत कुछ जानना है, तुम कौन हो, कहां से आई हो और वो पेटी तुम्हें किसने दी, इस तरह के बहुत सारे सवाल। फिलहाल तुम जाकर आराम करो और तुम्हारे उस लफंगे दोस्त को भी आ जाने दो, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। अब बंदूक को देखकर अनु डरी हुई थी, इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है। तभी रात को मुख्य पुजारी जी के पास वे चारों बोने आ जाते हैं। फिर पुजारी जी उनको देखकर उनके आगे अपना सिर झुकाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर उनमें से एक बोना उनसे पेटी मांगता है।
और पुजारी जी संदूक में से पेटी निकालकर उन्हें दे देते हैं। वो पेटी खाली थी, इसलिए वो गुस्से में पुजारी जी के बेटे से उसके अंदर का सामान मांगते हैं। फिर मुख्य पुजारी जी कहते हैं कि मेरे बेटे को इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता, कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए। फिर अपने पिता के कहने पर पुजारी पेटी में से निकली हुई पत्रिका उन बोनों को सौंप देते हैं। पत्रिका पाते ही वे चारों बोने वहां से चले जाते हैं। फिर वो अपने बेटे को बताते हैं कि ये चारों चिरंजीवी थे। फिर मुन्नी पूछती है, आप किन चारों की बात कर रहे हैं? मैंने तो किसी को नहीं देखा। इसका मतलब वे चारों उन दोनों को ही दिखाई दे रहे थे। तभी रात को जब अनु का दोस्त राकेश उसे बताता है कि तुम्हारा ऑडिशन देने का आखिरी चांस भी चला गया, तो वो उदास हो जाती है। फिर राकेश कहता है, तुम उदास मत हो, जल्दी से पांडिचेरी आ जाओ, देखते हैं क्या हो सकता है। फिर जैसे ही वहां पर विकी आता है, अनु फोन काट देती है। फिर वो विकी से पूछती है, आज तुम सारा दिन कहाँ गायब थे? लेकिन तभी उन्हें एक गोली चलने की आवाज आती है। फिर वे चारों बाहर जाकर देखते हैं कि गोली की आवाज कहाँ से आई थी। फिर जैसे ही वो जंगल की तरफ जाती है तो देखती है एक आदमी ने मुखिया जी को मार दिया है। फिर जब अनु उस आदमी का चेहरा देखती है तो कहती है, पापा आप? अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ आखिर ये सब चल क्या रहा है। अनु के पापा ने मुखिया जी को क्यों मारा? राधिका के पापा सुरेश इस मंदिर में क्या खिचड़ी पका रहे थे? गांव वालों को भी मंदिर में जिस सुरंग के मिलने का इंतजार था, क्या वो सुरंग उन्हें मिली या नहीं? और ये 5वें वेद का क्या रहस्य है? ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आए आपको पता चल जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।